हाय, मैं आदर्श। बहुत मज़ा आता है जब हम इस प्रकृति को अनुभव करते हैं। यहाँ पास मज़ा का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मज़ा एक ऐसी चीज़ है जो महसूस होती रहती है हमेशा। हमेशा उस चीज़ के लिए इंसान ललाहित रहता है। और अगर हम जब नेचर की बात करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम आ जाता है। पूरा इकोसिस्टम, हर एक जीवित चीज़, हर एक अजीवित चीज़ और उनकी प्रकृति का ये एक डिफिनेशन है। अगर हम प्रकृति को हर एक समय फील करना शुरू करें तो हम खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। परंतु प्रकृति को फील करना और अपने आप को सही तरीके से, सही ढंग से चलाते रहना लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। और वो इसलिए क्योंकि प्रतिदिन के काम है और दोनों जगह इंसान को सही तरीके से दिमाग लगाना थोड़ा मुसीबत भरा होता है। लेकिन हम जो भी अनुभव इस दुनिया के संग्रहित करते हैं अपने जीवन में, वो पूरे के पूरे अनुभव प्रकृति से जुड़े हैं। प्रकृति से अलग कुछ नहीं, ना ईश्वर, ना मानव और एक कण भी नहीं। हर एक चीज़ प्रकृति के अंदर है। देश विदेश, ये मेरा वो तेरा, सब कुछ प्रकृति के अंदर है। और अगर हम देखें तो सब किसी की प्रकृति अलग रूप से, शारीरिक रूप से दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी की एक ही प्रकृति है। और वो कैसे? वो ऐसे कि सभी के अंदर ऊर्जा है। सभी के अंदर ऊर्जा है। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके अंदर जितनी ऊर्जा है उसके लिए उतना उपयुक्त है, वो उतने ही योग्य है। तो इस बात पर विवाद करना ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास ऊर्जा ज़्यादा है या फिर कम है। बस जिसके पास जितना है उतना ही उसको ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी प्रकृति की देन है। ये एक बहुत बड़ी प्रकृति है। अगर हमारे पास जितनी भी योग्यताएं हैं वो अभी की प्रकृति के लिए बहुत उच्च है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो वो मैंने कहा ना कि ये प्रकृति ही अनुभव है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं समय के साथ, सब्र के साथ, वैसे वैसे हम अलग अलग अनुभवों को संग्रहित करते जाते हैं और एक अलग अलग प्रकार की चीज़ों को अनुभव करने के साथ देखते जाते हैं। इन मन की दशाओं में हम उनको बैठाते जाते हैं। तो प्रकृति का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे है? सभी के लिए इस प्रकृति का निर्माण होता तो होता कैसे है? देखिए, प्रकृति का निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं से हुआ ही है। कहीं ना कहीं से तो हुआ ही है। प्रकृति तो कहीं ना कहीं से बनी ही हुई है। लेकिन अगर मैं अभी प्रकृति कहूँ तो नेचर कहूँ तो इंसानों को हरे पौधे, झरना, पहाड़ और ऐसी चीज़ें प्रकृति में नज़र आती हैं, क्योंकि यहीं से इनका जन्म होता है। इसलिए यहाँ से प्रोड्यूस होता है इस नेचर को। और नेचर का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर होता भी है तो वो इन पेड़ों से, इन हरे हरे पौधों से सबसे ज़्यादा। यही प्रकृति को मेंटेन करते हैं। पूरी प्रकृति को, पूरे इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हैं हरे पौधे। और किसी भी प्रकार के पौधे, चाहे वो जलाशय के पौधे हों, चाहे ज़मीन के पौधे हों, अलग अलग प्रकार के जगहों में पौधे होते हैं, है ना। तो हर जगह के पौधे यही सबसे ज़्यादा प्रकृति का निर्माण करते हैं।
और मैं बोलूं कि मानव किस वर्ग में आते होंगे प्रकृति को निर्माण करने में, तो बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे मानव प्रकृति के निर्माण के लिए योगदान है मानव का। इसीलिए हम अ, इस प्रकृति को सीखना चाहें तो बहुत सरल है सीखना, बहुत सरल है सीखना। क्योंकि हमसे ऊपर हम प्रकृति को जितना देन दे रहे हैं, तो हमसे बड़े बहुत सारी चीज़ें हैं, मानव से बड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। जीव हैं जो मूक हैं, ये पेड़ पौधे हैं जो मूक हैं, कुछ नहीं कहते, पर इनके अंदर विशाल प्रकृति है। और मैं तो ये बोल ही दूं पहले आपको कि प्रकृति का मतलब ये बिल्कुल नहीं हरे पौधे, है ना, ये बिल्कुल नहीं। हर एक जगह की, हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रकृति है, लेकिन उनका कद कितना महत्वपूर्ण है ये थोड़ा सा हो जाता है कि कौन कैसे तरीके से वर्गीकरण हो रहा है। तो ये जो हरे पौधे हैं ये बहुत उच्च में आते हैं मेरी नज़र में। आपकी नज़र में हो सकता है कुछ और, वो भी हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा है वो चीज़, तो आपका अनुभव कह रहा होगा, तो वो सही है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा अगर आपके दिमाग में आ भी रहा होगा तो। इसलिए आप भी सोचिए इस प्रकृति के बारे में, कितना सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, क्योंकि संवाद ही व्यक्ति को एक उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक संवाद का प्रस्ताव है और जारी रहेगा। तो मैंने एक आपको शीर्षक दिया है, जो भी सुन रहा है तो आप कोशिश कीजिए इस शीर्षक को सही तरीके से सोचने को। तो आप खुश रहिए और समाज को बेहद खुश रखिए। फिर मिलेंगे अगले शीर्षक के साथ। जय हिंद, जय भारत।